नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम आज इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कवर करने वाले हैं उद्योग क्षेत्र अर्थात इंडस्ट्री सेक्टर को। इंडस्ट्री सेक्टर से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आप सभी को आज इस पीडीएफ में मिलने वाले हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने जीएस को आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं। व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को इंडस्ट्री कहा जाता है। जो व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष से संबंधित है उसे ही क्या कहते हैं, उद्योग या इंडस्ट्री कहा जाता है। यह ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित होती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम हो जाता है? औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र का अंश कम होता जाता है वो है कृषि क्षेत्र। जैसे जैसे औद्योगिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे कृषि क्षेत्र का जो अंश है वो घटता जाता है। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा दी जाती है सूचना प्रौद्योगिकी को। भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योगों कोर इंडस्ट्री का दर्जा प्राप्त है? तो भारत में कुल 8 उद्योग ऐसे हैं जिन्हें मूल उद्योग या कोर इंडस्ट्री के नाम से कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो उनमें 8 को आप नाम याद रखिएगा। एक तो पहला है कच्चा तेल होता है, फिर पेट्रोलियम है, रिफाइनरी उत्पाद हैं और प्राकृतिक गैस, फिर है उर्वरक है, कोयला है, विद्युत है, सीमेंट और तैयार इस्पात है। तो मुख्य रूप से आप इनको ईंधन से संबंधित मिलेंगे, जैसे कि कच्चा तेल हो गया, पेट्रोलियम है, रिफाइनरी उत्पाद हैं, प्राकृतिक गैस और कोयला। तो ये 5 तो ये आपको ईंधन से संबंधित हो जाते हैं। इसके अलावा है उर्वरक है और विद्युत और सीमेंट इस्पात है। तो ये कुल 8 क्या है, मूल उद्योग हैं। अगला आता है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो 8 जो मूल उद्योगों हैं उनमें सूचकांक में सर्वाधिक योगदान होता है विद्युत उत्पादन का। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा की गई थी। तो जो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है पेपर में। तो पहली औद्योगिक नीति आई थी 1948 में और उस समय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR किससे संबंधित है? यह संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? तो औद्योगिक नीति के अंतर्गत द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आधारभूत आते हैं कुल 6 उद्योग हैं। उनमें है कोयला है, लौह इस्पात है, वायुयान निर्माण है, जलयान निर्माण है, टेलीफोन और खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योग शामिल है। बजट 2020-21 में उद्योग क्षेत्र व्यापार क्षेत्र में निवेश राशि कितनी आवंटित थी? तो वो थी लगभग 27,000 करोड़। ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में लघु स्तर अर्थात स्मॉल स्केल का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? तो स्मॉल स्केल लघु स्तर का जो सबसे प्रमुख उद्योग है वो है हथकरघा उद्योग अर्थात हैंडलूम इंडस्ट्री। कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? तो वो है अभिदत्त पूंजी अर्थात सब्सक्राइब कैपिटल जो है, इस पर लाभांश की घोषणा की जाती है। निजीकरण प्राइवेटाइजेशन से क्या आशय है? निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का जो हस्तांतरण है वही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न, भारत में फूड पार्क अर्थात मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार करना है। तो भारत में जो मेगा फूड पार्क योजना है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है यह है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार करना। वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय निवेश निधि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF का मुख्य उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना।
बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2000 में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की स्थापना की जाती है। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध स्थान है? तो कागज निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है उनमें है यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो जो मेक इन इंडिया का लोगो है उसमें शेर का आकृति निर्मित है। नेक्स्ट है आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अवंचन टैक्स इवेंजन पर प्रतिबंध लगाना है। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? आबिद हुसैन समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा की थी। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में मील निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन करता है गुजरात। प्रधानमंत्री मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी अर्थात मुद्रा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मुद्रा योजना का प्रमुख उद्देश्य है लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है? तो भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का जो प्रमुख आधार है वो है उद्योग अधिनियम 1951। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य है सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के प्रमुख कारखानों में है कुल्टी जो कि वेस्ट बंगाल में स्थापित हुआ था 1870 में कुल्टी की स्थापना होती है लौह इस्पात कारखाने के रूप में और ये होती है वेस्ट बंगाल में। साकची लौह इस्पात कारखाना की स्थापना झारखंड में 1907 में की गई। हीरापुर लौह इस्पात कारखाने की स्थापना हुई वेस्ट बंगाल में 1908 में। भद्रावती लौह इस्पात कारखाने की स्थापना हुई कर्नाटक में 1823 ईस्वी में। और बर्नपुर लौह इस्पात कारखाना वेस्ट बंगाल में है और 1937 में स्थापित हुआ। वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की जाती है? तो भारत सरकार के द्वारा महारत्न योजना की जो शुरुआत की गई 2009 में। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग है कपड़ा उद्योग। भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा दी जाती है बेंगलुरु को। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था? तो उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना हेतु राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किया गया। वर्ष 1991 में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की जाती है? तो उस समय 1991 में भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, जिनकी सरकार के द्वारा यह LPG पॉलिसी की घोषणा की जाती है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया जाता है 2006 में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया? तो ये बनाया गया भारत में सर्वप्रथम। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है और उन्हें पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? उद्योगों का जो वार्षिक सर्वेक्षण होता है वो किया जाता है NSSO के द्वारा अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा।
भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो भारत में जो कपड़ा उद्योग है सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। भारत में लघु स्तरीय कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? भारत में लघु स्तरीय कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो कुटीर उद्योग होते हैं वो रोजगार के अवसर में वृद्धि हेतु आवश्यक हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार वर्ष 2004-05 में बदल कर नया आधार वर्ष कौन सा कर दिया गया? वर्ष 2011-12। वर्ष 2011-12 क्या है? नया आधार वर्ष है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है हथकरघा उद्योग। वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति गठित किया गया? तो वो है SBS राघवन समिति। SBS राघवन समिति की अनुशंसा पर प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति का गठन होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण की जो नीति आती है वो कब आती है? 1991 में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स के आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आकलन होता है वो होता है मासिक आधार पर। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं उन्हें कुटीर उद्योग कहा जाता है। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा दी जाती है आर्थर C क्लार्क को। मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा के विकास से। हथकरघा के विकास से किस समिति का संबंध है? मीरा सेठ समिति। असंगठित सेक्टर के उद्योगों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? असंगठित सेक्टर के उद्योगों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष अर्जुन सेन गुप्ता थे। सत्यम समिति का संबंध है वस्त्र नीति से संबंधित है सत्यम समिति। भारत में राज्य वित्त निगमों के मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? तो भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का जो उत्तरदायित्व है वो है भारत पर्यटन विकास निगम इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC पर। नायक समिति किससे संबंधित है? लघु उद्योगों से संबंधित है नायक समिति। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना गया है? तो लौह इस्पात उद्योग जो है आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति को सिफारिश की थी? C रंगराजन समिति ने चीनी के नियंत्रण को मुक्त करने के लिए सिफारिश की थी। किस वित्त वर्ष से जिससे सार्वजनिक उद्यमों एवं में विनिवेश डी इन्वेस्टमेंट आरंभ हुआ? तो वो हुआ 1991-92 में। 1991-92 में क्या है? सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश डी इन्वेस्टमेंट आरंभ होता है। HAL हॉल अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किससे संबंधित है? जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है यह वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र में है राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ। भिलाई जो कि उड़ीसा में स्थित है, भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, राउरकेला उड़ीसा में है। तो भिलाई को जो स्थापना हुई थी वो रूस के सहयोग से होती है। दुर्गापुर जो कि 1955 में ही स्थापित हुआ यह ब्रिटेन के सहयोग से। और बोकारो जो झारखंड है तो ये भी रूस के सहयोग से स्थापित होता है। तो बोकारो जो कि झारखंड में है और भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तो ये दोनों जो है तो रूस के सहयोग से स्थापित हुए। दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है ये ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से इस्पात संयंत्र लगाया जाता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सहकारी
स्वामित्व वाले उर्वरक कारखाने की स्थापना सिंदूरी बिहार में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंदूरी जो बिहार है वहाँ सर्वप्रथम सहकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना लगाया गया। और ये चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राउरकेला किसके सहयोग से लगा? जर्मनी से। कहाँ है? उड़ीसा में है। भिलाई किसके सहयोग से लगा? भिलाई लगा रूस के सहयोग से। भलाई कौन करता है? तो भलाई करता है अपना रूस देश। दुर्गापुर संबंधित है किससे? ये ब्रिटेन से संबंधित है। अब बोकारो की सहायता किसने की थी? तो ये भी की थी। बोकारो और भिलाई की सहायता की है रूस ने। तो आज के सभी प्रश्न हो चुके हैं इंडस्ट्री सेक्टर से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य टॉपिक को लेकर आएंगे, उसका रिवीजन करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।